हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है प्रेपोजिशंस का लेक्चर नंबर 4। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्पोकन इंग्लिश की हमारी ये क्लास है और आज से पहले प्रेपोजिशन टॉपिक के ऊपर हम 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और आज बारी है चौथे लेक्चर की और आखिरी लेक्चर की, जिसके अंदर भी हम प्रेपोजिशन ही पढ़ेंगे। लेकिन मेन चीज क्या है यहाँ पर कि आज कौन कौन से प्रेपोजिशन हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में काफी सारे प्रेपोजिशंस देखे थे बच्चे, जैसे हमने विद देखा था, अबव देखा था, ओवर देखा था, ऑन, एट, इन, इनटू, ये सभी प्रेपोजिशन हमने लास्ट क्लास में देखे थे। आज की क्लास में भी हम कुछ और प्रेपोजिशंस देखेंगे जो बोलचाल की भाषा में ज्यादातर काम आते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में मेन प्रेपोजिशन एक तो होगा फ्रॉम। फ्रॉम एक आपने टाइम के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी पढ़ाई हुआ है, और भी रिस्पेक्ट्स में हम आज की क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम और प्रेपोजिशंस में देखेंगे अंडर, बीनीथ, ठीक है, इस तरीके के प्रेपोजिशन, बाय, विद। इन प्रेपोजिशंस का और कहां-कहां इस्तेमाल होता है, इनमें से कुछ प्रेपोजिशन मैं आपको पिछली क्लासेस में भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन उनके सारे यूज नहीं बताए थे, राइट, एक एक दो दो बताए थे। अब और भी बहुत सारी जगह बोलचाल की भाषा में बहुत जगह हम जो है प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बच्चे इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक प्रेपोजिशन का मतलब, मान लीजिए एक प्रेपोजिशन है मे, ठीक है, हिंदी में मे बोल रहे हैं, मे को इंग्लिश में बहुत सारी चीजें बोलते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर हुई ये बात, हमने देखा था। तो अब जैसे हम फ्रॉम का इस्तेमाल देख रहे थे, फ्रॉम हम किसी चीज के लिए ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि हम टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम अगर कोई चीज किसी चीज की मदद से बनी है तो हम उसके लिए, जैसे चॉकलेट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क बोल सकते हो आप, चॉकलेट बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो। सो अलग अलग जगह फ्रॉम के इस्तेमाल भी होते हैं, ठीक है, मतलब होता है वही, पर अलग अलग इंग्लिश के अंदर प्रेपोजिशंस यूज होते हैं, तो वो किस किस रिस्पेक्ट में यूज होते हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला हमारा है यूज ऑफ फ्रॉम। क्या है हमारा यूज ऑफ फ्रॉम इन हिंदी? देखते हैं हम कि फ्रॉम का अर्थ से के लिए, फ्रॉम का अर्थ से के लिए इस्तेमाल होता है किसी स्थान या जगह से आना या फिर जाना बताने के लिए इस्तेमाल होता है। टू टेल सम प्लेस, क्या बताने के लिए? टू टेल सम प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, राज दिल्ली से आ रहा है, राज इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो मैंने क्या बोला? किसी स्थान या फिर किसी जगह से आना या जाना। जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू कर्नाटका, ठीक है, या फिर मैं बोलूं आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली से आ रहा हूं, या मैं बोलूं मैं दिल्ली से कर्नाटका जा रहा हूं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं अलग अलग जगहों पर। सो अगर आपके वाक्य में है से, और से का इस्तेमाल कब हो रहा है? जब हम उस वाक्य के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर ये बता रहे हैं कि कोई किसी जगह से आ रहा है या किसी जगह को जा रहा है, जगह से जा रहा है। So to tell some place we use from preposition. For example, राज दिल्ली से आ रहा है, राज is coming from Delhi. राज दिल्ली से आ रहा है, राज is coming from Delhi. Fine, समझ में आई ये बात? Okay. नेक्स्ट आता है किसी समय से कुछ करना बताने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल से काम करूंगा। टू टेल पॉइंट ऑफ टाइम, ये हम पिछली क्लासेस में जान चुके हैं, राइट। तो अगर हम बोले कि भाई इस समय से मैं ये काम करूंगा, तो हमने पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि भाई मैं 8 बजे से काम करूंगा, राइट, समझना, कल से काम करूंगा। सो मैं कल से काम करूंगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। सो अगेन हमने से के लिए फ्रॉम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया। समझ में आया? तो अगर आप किसी जगह से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सो टू टेल सम प्लेस वी यूज फ्रॉम प्रेपोजिशन। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, जब हमें ये बताना हो कि हम इस समय से ये काम करेंगे, सी, कुछ करना बताने के लिए, किसी समय से कुछ करना बताने के लिए हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी चीज की स्रोत या उत्पत्ति बताने के लिए इस्तेमाल होता है। अब बोल रहे हैं किसी चीज का स्रोत, स्रोत मतलब देखना, समझो, कुएं से पानी निकालो। सो यहां पर पानी जो है वो किस स्रोत से निकल रहा है?
कुएं से निकल रहा है। तो यहां पर ये जो से है ये हमें बता रहा है कि पानी का निकलने का स्रोत, मतलब कि सोर्स क्या है। समझ रहे हो, सोर्स क्या है। सो कुएं से पानी निकालो, क्या बोलोगे, ड्रॉ द वाटर फ्रॉम अ वेल। सी, ड्रॉ मतलब क्या होता है, निकालना। आपने अपने घर में भी ड्रॉर्स देखी होंगी, क्या होती है, बेड के अंदर। हिंदी में हम उन्हें दराज बोलते हैं, है ना। ड्रॉ करना मतलब होता है निकालना। क्या होता है ड्रॉ का मतलब, निकालना, ठीक है। सो ड्रॉ द वाटर फ्रॉम अ वेल, ड्रॉ द वाटर फ्रॉम अ वेल। ध्यान से समझो कि कोई भी ओरिजिन बताना है, किसी चीज की स्रोत या उत्पत्ति बताने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब टू टेल द सोर्स और ओरिजिन ऑफ समथिंग, ठीक है। पहला इस्तेमाल किस लिए देखा हमने, पहला इस्तेमाल देखा किसी स्थान से या किसी जगह से आने या जाने के लिए, ठीक है, टू टेल सम प्लेस। सेकंड एग्जांपल हमने देखा कि कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमें ये बताना हो कि हम ये काम का करना या होना कब से होगा, तब हम फ्रॉम का यूज कर रहे हैं। एंड थर्ड केस में हम बता रहे हैं कि किसी भी चीज का कोई सोर्स हो, कोई ओरिजिन हो, ठीक है, वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। क्लियर। चलिए, किसी चीज का इस चीज से बना हुआ है बताने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे, मेड फ्रॉम, मिठाइयां दूध से बनी हुई हैं, स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। यहां पर फ्रॉम कर लीजिए, यस। मिठाइयां दूध से बनी हुई है, तो किसी एक चीज का, कह रहे ना किसी चीज का इस चीज से बना हुआ है, तो यहां पर बोल रहे हैं कि मिठाइयां किस चीज से बनी हुई हैं, दूध से बनी हुई हैं। सो स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। क्या बोला हमने कि स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। आई बात समझ में, क्लियर हो गई, ठीक है। सो 4 यूज हो गए अभी तक हमारे। बढ़ते हैं आगे। किसी चीज का अलग होना या बच निकलना के अर्थ बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंस ऑफ सेपरेशन, आम पेड़ से गिरा। हम यहां पर OFF भी लगा सकते थे, किसी चीज का किसी चीज से अलग होने के लिए। आपने पिछली क्लास में देखा होगा, क्या लिखा था हमने, ऑफ प्रेपोजिशन। द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री। यहां पर हम लिख सकते थे द मैंगो फेल ऑफ द ट्री, ठीक है। द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री या द मैंगो केम ऑफ द ट्री, गिर गया, आ गया बाहर, ट्री से हट गया। सो यहां पर किसी चीज का किसी दूसरी चीज से जब सेपरेशन हो जाता है, कोई एक चीज जो जुड़ी हुई थी पहले एक चीज से और उसके बाद वो वहां से हट जाती है, सो हमने क्या बोला, फेल फ्रॉम द ट्री। फ्रॉम हमने यहां पर भी यूज किया। सो सेंस ऑफ सेपरेशन, द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, ठीक है। चलिए, अभी हमने फ्रॉम के 4 यूज पढ़े, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। फ्रॉम प्रेपोजिशन हमने यहाँ 5 यूजेस देखे हमने इसके। फर्स्ट यूज हमारा क्या था बेटा, फर्स्ट यूज था टू टेल सम प्लेस, कि भाई कहां से आ रहा है या कहां को जा रहा है, ध्यान रखना। दूसरा इस्तेमाल फ्रॉम का हमने देखा कि कोई काम कब से शुरू होगा, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ टाइम लिख लो, आ गई बात समझ में। उसके बाद एक और फ्रॉम का यूज देखा हमने सोर्स के लिए, कि पानी कुएं से निकालो, ठीक है। तो सोर्स या ओरिजिन बताने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं फ्रॉम का, कोई चीज किसी चीज की वजह से बनी हुई है या मिलके बनी हुई है। सो मेड फ्रॉम यहां हम यूज करते हैं। और एक फ्रॉम का यूज कहां पर हो गया, जो हमने यहां पर देखा, सेंस ऑफ सेपरेशन के लिए, ठीक है। तो आप जब भी अपनी कॉपीज में नोट्स बनाएं, बच्चे अक्सर पूछते हैं मैम कैसे बनाएं। सब कुछ लिखना जरूरी नहीं होता कभी भी नोट्स में। नोट्स जितने शॉर्ट और क्रिस्प होंगे उतनी ही जल्दी आप चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। जितनी मेन और इंपॉर्टेंट चीजें आप उसमें लिखेंगे उतना ही जल्दी आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने फ्रॉम के 5 यूजेस यहाँ पर एक साथ लिख लिए। जब भी आप रिवाइज करेंगे आप देख सकते हैं कि अच्छा ये 5 जगह है जहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा जब भी आप बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आफ्टर की। क्या करेंगे हम बात,
आफ्टर की। आमतौर पर आफ्टर का अर्थ बाद में होता है या के बाद होता है, ये दोनों यूज होते हैं ना, बाद में या के बाद के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल समय को सूचित करने वाले शब्द के इस्तेमाल में करते हैं, जैसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। सबसे पहले हमने देखा कि आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में या फिर के बाद। ठीक है, सबसे पहली बात कब यूज होगी, समय को सूचित करने वाले शब्द के लिए समय बता रहा होगा वहां पे, जैसे फरवरी मार्च के बाद आता है, सो मार्च कम्स आफ्टर फेब्रुअरी, मार्च कम्स आफ्टर फेब्रुअरी, राइट। सो हमने क्या किया, समय बताया। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी हमने बताया कि भाई मार्च के आने का समय जो क्या है वो फेब्रुअरी के बाद होता है, तो हमने आफ्टर का यूज कहां किया, बाद में, बाद के लिए। ओके, आइए आगे देखते हैं। इसका इस्तेमाल के बावजूद के अर्थ में के रूप में भी करते हैं। हम बोलते हैं ना किसी चीज के बावजूद, जैसे मेरी सभी सावधानी के बावजूद ये चोरी हो गया, आफ्टर ऑल माई केयर इट वॉज स्टोलन। आफ्टर ऑल माई केयर, ऑल माई केयर मतलब मेरी सारी सावधानी के बावजूद, केयर मतलब मैंने पूरा ध्यान रखा उस चीज का, उसके बावजूद भी वो क्या हो गया, चोरी हो गया। ठीक है, या मेरी सारे ध्यान सावधानी रखने के बाद भी वो चोरी हो गया। सो हम यहाँ क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं के बाद भी वो चोरी हो गया, मतलब कि हम यहां बोलना चाह रहे हैं के बावजूद, राइट। सो हम कैसे बोलेंगे, आफ्टर ऑल माई केयर इट वॉज स्टोलन। हम कैसे बोलेंगे, आफ्टर ऑल माई केयर इट वॉज स्टोलन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हमें यहां पर। सो के बावजूद के लिए एक हमने सबसे पहला देखा टाइम एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरा हमने देखा के बावजूद की जगह पर इसका इस्तेमाल के पीछे पड़ने के अर्थ के रूप में भी होता है, के पीछे पड़ने के। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आई वॉज रनिंग आफ्टर मॉम, मतलब मैं मां के पीछे भाग रही थी, मैं मां के पीछे भाग रही थी। यहां पर मतलब ये नहीं होगा कि मैं मां के बाद भाग रही थी, बाद तो वो भागी थी क्योंकि वो उनके पीछे थी, राइट। लेकिन हमें अगर यहां बोलना है कि मैं मां के पीछे भागी, सो मैं बोलूंगी आई वॉज रनिंग आफ्टर माई मॉम, मतलब समझ जाओगे यहां पर कि के पीछे के लिए यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझना, मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ा था, आई वॉज अननेसेसरीली आफ्टर सोनम। अगेन नया वर्ड, अननेसेसरीली, बेवजह। क्या मिला आपको नया वर्ड आज बेटा, अननेसेसरीली। नेसेसरी क्या होती है, जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, अननेसेसरी जिसकी कोई जरूरत नहीं होती, जिस चीज की कोई जरूरत नहीं है वो बेवजह है, उस चीज को करने का कोई रीजन ही नहीं है, उस चीज को करने का कोई रीजन ही नहीं है। सो सी आई वॉज अननेसेसरीली आफ्टर सोनम। क्या बोला हमने, आई वॉज अननेसेसरीली आफ्टर सोनम। शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है, फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे। अगेन हमने पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया, के बाद के उसमें। ठीक है, यहां पर हमने के पीछे के टर्म्स में यूज किया। हिमानी रात 10 बजे के बाद सो जाती है। अगेन हमने यहां पर क्या बताया, किसी चीज के बाद वो क्या करती है, सो जाती है। सो हिमानी फॉल्स asleep आफ्टर 10 o'clock इन द नाइट। सी आफ्टर 10 o'clock 10 बजे के बाद, इन द नाइट रात में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात तो क्लियर हो गई होगी आप सभी को। बढ़ते हैं आगे। अब बारी है बिहाइंड की। बिहाइंड का अर्थ पीछे के लिए उपयोग होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि ना ये जो रूल्स मैं बताती हूं ये सभी जगह अप्लाई नहीं होते। ठीक है, ये एक तरीका होता है चीजों को ठीक बोलने का, सही चीजें सीखने का, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रूल्स आप जो भी बोल रहे हो उन सभी जगह पर इस्तेमाल हो या उन सभी जगह पर लगे अप्लाई हो। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सी जगह नहीं भी लगते हैं,
बिहाइंड का अर्थ पीछे के लिए उपयोग होता है। अब आफ्टर का मतलब भी हम क्या कर रहे थे, पीछे। लेकिन ये वाला कौन सा बिहाइंड है, समझो। इसका इस्तेमाल पीछे, समय से के अर्थ के लिए उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको समझ में आएगा, तीनों वो मैं बताती हूं। इसका उपयोग पीछे, क्रम में मतलब इन ऑर्डर के अर्थ के लिए यूज होता है, और इसका उपयोग पीछे मतलब कि कोई चीज किसी चीज के पीछे छुपी हुई है तो उसके लिए भी यूज होता है। 3 जगह है, समझना। पहली जगह क्या है जहां ये यूज होता है, इसका इस्तेमाल पीछे मतलब समय से के अर्थ में यूज होता है, ठीक है। दूसरा, किसी क्रम में आप पीछे हैं, समय में आप पीछे हैं, या फिर कोई चीज किसी चीज के पीछे छुपी हुई है। एग्जाम्पल्स देखिएगा, ट्रेन समय से पीछे है, यहां पर हमने बोला समय के रिगार्डिंग, समय के संदर्भ में, समय के कॉन्टेक्स्ट में। सी, द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम। अब समय के पीछे छुप तो नहीं सकती है वो, समय के पीछे छुप तो नहीं सकती है वो, राइट। सो हमने यहां पढ़ा था ना अभी कि सबसे पहले समय से पीछे है ना। दूसरे में हमने देखा क्रम में, जैसे शिक्षक मेरे पीछे खड़ा था, तो जो क्रम है उसमें वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था। द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। और एक चीज तीसरी जो हम बता रहे हैं, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस। समझ में आई ये बात? 3 जगह यूज देखा आपने। ये वाला जो यूज था बेटा, ये समय के लिए यूज किया हमने। ये वाला जो था ये हमने क्रम के लिए यूज किया। एंड दिस वन, द लास्ट वन, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस। सो यहां पर इसका इस्तेमाल हमने किस चीज के लिए किया, जल्दी से बताइए। लास्ट यूज क्या देखा था हमने, छिपा हुआ, राइट। सो आप क्या लिखेंगे, छिपा हुआ। तीनों के एग्जाम्पल समझ में आए आपको कि समय के कॉन्टेक्स्ट में, और हम बोले कि क्रम के कॉन्टेक्स्ट में, हम बोले कि कोई चीज किसी चीज के पीछे छुपी हुई है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें बताना है तो वहां हम बिहाइंड का यूज करते हैं। एम आई क्लियर? ये बात सारी समझ में आ गई बच्चे आप लोगों को? बढ़ते हैं आगे। यूज ऑफ बिफोर इन हिंदी, ठीक है। मतलब यूज ऑफ बिफोर देखेंगे और फिर मैं उसको हिंदी में बताऊंगी, इसलिए मैंने हिंदी लिखा है यहां पर। समझना, बिफोर मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज, बिफोर मतलब होता है पहले। बिफोर का अर्थ पहले या सामने के लिए होता है। तो 2 जगह से यूज होता है। जैसे आफ्टर का यूज हम क्या से कर रहे थे, आफ्टर मतलब के बाद में, या फिर हम बोल रहे थे किसी चीज के पीछे पड़ने के लिए भी। वैसे ही बिफोर का यूज जो होता है वो होता है पहले या फिर सामने। एग्जाम्पल समझना, आप देखो 2 यहां पर मैंने यूज लिखे हैं, समझो। सबसे पहली चीज, इसका उपयोग के सामने के अर्थ के लिए होता है, और दूसरी चीज के पहले के अर्थ के लिए होता है। के सामने और के पहले, इन 2 चीजों के अर्थ में बिफोर का यूज होता है। जैसे वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था, सो ही वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर। ही वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट I'm trying to tell you, or what I'm trying to express की बिफोर का यूज हम पहले, एक होता है कोई चीज किसी चीज से पहले, एंड द सेकेंड वन इज कोई चीज किसी चीज के सामने है। एग्जाम्पल 1 देखा हमने, दैट वाज फॉर सामने। ही वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर। व्हाट? He was standing before the police inspector. Where was he standing? He was standing before the police inspector. Okay, next, वो समय से पहले घर पहुंचेगा। He will reach home before time. So see, यहां पर हमने पहले के लिए before का यूज किया। So वो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आया। कैसे? कि वो समय से पहले घर पहुंचेगा। He will reach home before time. टेंसेस अगर आप देखोगे तो फ्यूचर टेंस यूज हुआ है और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीजें आपको जैसे ही आप सेंटेंस देखते हैं या बोलते हैं तो आपकी जुबान पे अगर विल आ रहा है तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही निकलनी चाहिए और कोई फॉर्म नहीं निकलनी चाहिए, बिकॉज इट्स बिन सो लॉन्ग दैट यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल द टेंसेस एंड यू आर प्रैक्टिसिंग सो मेनी थिंग्स। वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी कॉन्वर्सेशन, सो मेनी वोकैबुलरी। सो अब वो टाइम आ गया है
जब आप क्या शुरू कर दे, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ठीक है, मैं इतनी सारी चीजें पढ़ रहा हूं, इतने सारे वर्ड्स मुझे समझ में आ रहे हैं, प्रेपोजिशंस पढ़ रहा हूं, आर्टिकल्स पढ़ चुका हूं, ठीक है, और करेक्ट तरीके से अब आप बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। अब तक आप क्या कर रहे थे, अब तक आप अपने अंदर यू वर ट्राइंग टू डेवलप अ कॉन्फिडेंस, राइट, कि हाँ मैं किसी तरीके से अपने आप को पहले अपनी जुबान पर तो लाऊं। एंड व्हेन आई सॉ ऑल द वीडियोस एंड ऑल, सो मैंने देखा कि यस, आप लोग बहुत ग्रो कर रहे हो, एंड जो कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ रहा है, वही कॉन्फिडेंस जो है हम लोगों को चाहिए था। हमारा ये कोर्स जो स्टार्ट हुआ है उसका मोटिव ही ये था कि आप लोगों को इतने बेटर तरीके से आपके अंदर, ताकि आप एक कदम उठा सको। अगर आपने शुरुआत कर दी है, दैट मीन्स दिस कोर्स इज सक्सेसफुल, बिकॉज बहुत बच्चे, बहुत क्या, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी बच्चे जो है बहुत ज्यादा डरते थे इंग्लिश से और इंग्लिश बोलने से। सो अब आप लोगों का ये जो फियर है, ये मुझे धीरे धीरे जाता हुआ नजर आ रहा है, एंड दिस इज रियली रियली अमेजिंग, एंड कीप ट्राइंग, कीप ग्रोइंग, इसी तरीके से कीप प्रैक्टिसिंग। वोकैबुलरी पे बहुत ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको वर्ड्स की इंग्लिश पता है और आपको टेंसेस पता है, सो बहुत इजी, यू नो, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू, कि वो हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा वो, ठीक है। सो अभी हमने देखो यहाँ पर सीधी सीधी बात हमने क्या पढ़ी कि वो समय से पहले घर पहुंचेगा, ही विल रीच होम बिफोर टाइम। सो बिफोर का यूज यहाँ पर किस लिए हो रहा है, बिफोर का यूज यहाँ पर पहले के लिए हो रहा है। वह एक पेड़ के सामने खड़ा था, ही स्टूड बिफोर अ ट्री, ही स्टूड बिफोर अ ट्री, ठीक है। वह एक पेड़ के सामने खड़ा था, he stood before, ऑफ नहीं लिखेंगे हम यहां पर, ठीक है, he stood before a tree। करने से पहले आप सोचो, think before you act, again करने से पहले सोचो, think before you act, think before you act। मरने से पहले वह अच्छा इंसान था, he was a good person before he died, he was a good person before he died। वो क्या था, वो एक अच्छा पर्सन था मरने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रू। क्या करेंगे हम, यूज ऑफ थ्रू। सो सी, थ्रू का अर्थ के माध्यम से या से के लिए यूज होता है। थ्रू का यूज जो है वो के माध्यम या से के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका उपयोग किसी वस्तु के आर पार देखने के अर्थ के लिए होता है, टू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट, टू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट। इसका उपयोग क्या होता है, किसी वस्तु के आर पार देखना के अर्थ के लिए होता है। सो टू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट, किसी ऐसी वस्तु या स्थान से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो के अर्थ के लिए भी होता है, टू मूव थ्रू अ स्ट्रक्चर। पहला क्या बोला, किसी भी चीज के आर पार देखना, और दूसरा बोला कोई ऐसी वस्तु या स्थान से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो। एग्जाम्पल समझना अभी, वह इस छेद के माध्यम से अंदर देख सकता है, he can see inside through this hole। तो वो किससे देख सकता था, वो के थ्रू हमने यहां पर किस लिए यूज किया, से के लिए, कि कोई एक चीज है उसके जरिए वो कर सकता है। वे एक कार के माध्यम से आ रहे हैं, दे आर कमिंग थ्रू अ कार। यूज हो रहा है यहां पर से, किसके माध्यम से आ रहे हैं, के माध्यम से। माध्यम के लिए हमने थ्रू यूज किया। पानी इस पाइप से गुजर रहा है, वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप। तो जो पाइप होता है वो ऊपर नीचे और किनारों से बंद होता है, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर से गुजर रहा है, राइट। सो वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, क्लियर। अब बात करेंगे अंडर प्रेपोजिशन की। अंडर का मतलब होता है कोई किसी चीज के नीचे हो, लेकिन कैसे, इसका उपयोग के नीचे मतलब कोई स्थान के संदर्भ में किया जाता है, और इसका उपयोग से कम के अर्थ में किया जाता है, मतलब लेस देन या फिर यंगर देन। समझना, बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी हुई है, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। यहां पर जो भी चीज किसी चीज के नीचे होगी, उसका कांटेक्ट उस चीज के सरफेस से नहीं होगा।
अंडर का यूज कब करोगे? कोई चीज किसी चीज के नीचे है लेकिन उसका कांटेक्ट उसके सरफेस से नहीं है। बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी, शी वॉज अंडर एज। एज के कॉन्टेक्स्ट में टेबल के नीचे चूहा है, द माउस इज अंडर द टेबल, द माउस इज अंडर द टेबल। ओके, अब बात करेंगे बीनीथ एंड अंडरनीथ की। यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि इसका यूज भी नीचे के लिए ही होता है, लेकिन कब? इसका उपयोग किसी के नीचे को पूरी तरह से छूते हुए के अर्थ में होता है। मतलब कोई चीज अगर किसी दूसरी चीज के नीचे है और उन दोनों के अंदर कांटेक्ट है, टच में है वो, तो हम बोलेंगे बीनीथ या फिर अंडरनीथ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे। सो मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे है तो फ्लोर जो जुड़ा हुआ ही तो होता है, अलग अलग थोड़ी होता है, हवा में थोड़ी ना होता है। सो माई रूम इज अंडरनीथ योर रूम। अंडर योर रूम नहीं बोलेंगे, या फिर आप बोलेंगे माई रूम इज बीनीथ योर रूम। पेन मेरे कॉपी के नीचे, द पेन इज बीनीथ माई कॉपी। सो यहां पर पेन और कॉपी का आपस में टच है। पैसे तकिए के नीचे है तो पैसे और तकिए आपस में टच हैं। सो मनी इज बीनीथ पिलो और अंडरनीथ पिलो। एम आई क्लियर? ये बात क्लियर हुई यहां पर बीनीथ और अंडरनीथ वाली। चलिए अब बात करेंगे अपॉन और ऑनटू की। किसकी? अपॉन और ऑनटू की। समझना, अपॉन या ऑनटू का अर्थ पर के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? पर के लिए। हमने अभी देखा अंडर, अंडरनीथ और बीनीथ। अंडरनीथ और बीनीथ आप दोनों ही वर्ड्स यूज कर सकते हैं कोई ऐसी चीज के लिए जो चीज दूसरी चीज के टच में है। और अगर हमें बात करनी है अंडर की, तो अंडर में कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है बट वो कांटेक्ट में नहीं होती है। अब बात आ गई है अपॉन और ऑनटू की। सो सी, इसका इस्तेमाल पर के अर्थ में जब गति, मोशन की बात हो तब उस स्थिति में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी। बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। गति में थी, आई तो वो ऊपर है। एक मकड़ी मेरे सिर के ऊपर गिरी। A spider fell upon my head. A spider fell upon my head. Okay. एक तोता पेड़ पर बैठ गया। A parrot sat upon the tree. मतलब वो पेड़ पर बैठ गया, मतलब पहले वो उड़ रहा था, मोशन में था। आम पेड़ के ऊपर से गिरा। The mango fell onto the tree. आम पेड़ के ऊपर से गिरा। द मैंगो फेल ऑन टू द ट्री। ये आई बात समझ में? सो अभी तक हमने काफी सारे प्रेपोजिशंस देख लिए हैं और ये वो प्रेपोजिशंस होते हैं जो अक्सर हमें आम बोलचाल की भाषा में काम आते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पेन मेरी कॉपी के नीचे है। द पेन इज बीनीथ माई कॉपी, द पेन इज अबव माई कॉपी, द पेन इज ओवर माई कॉपी, या फिर नन। सो सोचिए कौन सा लगेगा बेटा इसमें, सोचो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों से दूर रहो। कीप ऑफ द फ्लावर्स, कीप ऑफ द फ्लावर्स, ऑफ द फ्लावर्स या नन? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, पेन मेरे कॉपी के नीचे है तो नीचे के लिए अभी टच में है, इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर 1 बीनीथ का यूज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, फूलों से दूर रहो, कीप ऑफ द फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर 1। अब आप सोचेंगे आज की वोकैबुलरी नहीं है। आज की वोकैबुलरी पता है क्या है? जो भी वर्ड्स, प्रेपोजिशन के वर्ड्स जो हमने लिखे, जैसे बिफोर का मतलब किस किस चीज के यूज में होता है, आफ्टर का किस किस चीज के यूज में होता है, अंडरनीथ, बीनीथ, अपॉन, ऑन टू, इनके मतलब जहां जहां पर बताएं और जिस जिस तरीके से होते हैं, ये आप अपनी वोकैबुलरी जहां लिख रहे हैं वहां पर लिखेंगे। ये आज के वर्ड्स हैं।
क्लियर हो गई ये बात? क्योंकि आपको इन वर्ड्स का हिंदी भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप बहुत सी बार यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि बीनीथ का मतलब क्या होता है। इसीलिए इनको अपनी वोकैबुलरी वाले उसमें लिखिएगा। क्लियर? सो आज की क्लास में हमने किया प्रेपोजिशन। आज हमारी आखिरी क्लास थी प्रेपोजिशन की। ये वो कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस थे जिनका हम आमतौर पर यूज करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं और यहां पर इनके अंदर भी आप क्या देखेंगे कि ये इंग्लिश में आप इन्हें ट्रांसलेट करेंगे और सही प्रेपोजिशन जो है बेटा आप वो इसके अंदर लगाएंगे। क्या करेंगे? सही प्रेपोजिशन आप लगाएंगे। जैसे मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं, तुम मुझे अपने देश के बारे में बताओ, आप मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ, मुझे इंडिया के बारे में कुछ और बताओ, संगीत ने टेबल के आसपास पेन गिरा दिया, हमारे सिर पर एक छत है। और हमारी अगली जो क्लास होगी बच्चे वो होगी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के ऊपर। स्पोकन इंग्लिश में काफी यूज आते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस और कहां कहां कैसे कैसे यूज करने हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे अगली क्लास में। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।